नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में अब सिर्फ 72 घंटे बचे हैं और उसके बाद चुनाव प्रचार, इलेक्शन कैंपेन खत्म होने जा रहा है और 5 अक्टूबर को वोटिंग है, फिर नतीजे हैं। आप कह सकते हैं कि हरियाणा में जो इलेक्शन है अब पीक पर है, चरम पर है इस वक्त। और ताज्जुब की बात यह है कि जब इलेक्शन चरम पर हो तो ना आज के दिन अमित शाह हरियाणा में दिखाई दिए और ना ही प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की तरफ से आज हरियाणा में दिखे। आप कह सकते हैं कि ना चाणक्य पहुंचे आज, ना चंद्रगुप्त मौर्य पहुंचे आज। यानी कुल मिलाकर जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप थी आज इस पीक पे हरियाणा के चुनाव से कटी रही। और मैंने पूछा कि मोदी जी कहां मसरूफ हैं, तो पता लगा कि मोदी जी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात हो रही है। और उधर मैंने पूछा कि भाई अमित शाह जी कहाँ हैं, क्या कश्मीर तो नहीं चले गए? उन्होंने कहा नहीं साहब, अमित शाह अपने मंत्रालय के काम निपटा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि दोनों नेता बहुत बिजी नहीं थे, दोनों नेता दिल्ली में थे, अपने दफ्तरों पर थे और दिल्ली से सटे हरियाणा में जाने का उनके पास वक्त नहीं था। अब दोस्तों, चुनाव निर्णायक हो और एकदम चरम पर हो और मोदी और शाह दोनों ही ब्रेक ले लें, छुट्टी कर लें, जाए ना, इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या इसका मतलब ये है कि मोदी और शाह हरियाणा में जो कुछ होने जा रहा है, जो नतीजे आने जा रहे हैं 8 अक्टूबर को, क्या उसका इल्म उन्हें हो गया है? नतीजे भांप लिए हैं दोनों ने, उनके पास रिपोर्ट है क्या होने जा रहा है। और या यूं कहें कि कहीं ना कहीं हरियाणा से दूर रहकर एक तरह से सरेंडर कर दिया है। चाणक्य ने और चंद्रगुप्त ने सरेंडर कर दिया, मोदी और शाह ने। और अगर एक आध रैली वो करते भी हैं, जैसे पलवल में मोदी जी करेंगे, वो एक सिर्फ औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, क्या ऐसा है? और दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस का कैंप देखें तो वहाँ माहौल बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 72 घंटों, आने वाले 72 घंटों के लिए एक यात्रा शुरू कर दी और ये यात्रा वहाँ से जा रही है जो बीजेपी के गढ़ हैं। और आज राहुल गांधी की जब यात्रा शुरू हुई, जिस पड़ाव पर भी रुके, जिस मोड़ पर भी रुके, भीड़ ही भीड़ थी, नुक्कड़ पे, चौराहों पर भीड़ ही भीड़ थी। और इस मौके का फायदा भी राहुल बाबू ने खूब उठाया, हमले तेज कर दिए मोदी पे, अडानी पे, अंबानी पे। और मेरा लक्ष्य, जितना पैसा मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। अब कांग्रेस की तेज होती हुई हवा, हरियाणा में जो हवा तेज हो रही है, आंधी भी बन सकती है, इसको तो बीजेपी भी अंदर ही अंदर स्वीकार कर रही है। लेकिन एक नेता है बीजेपी के जो अपने को मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार भी मानते हैं, अनिल विज साहब, सीनियर मोस्ट लीडर हैं। इनका कहना था कि राहुल गांधी जहां जाएंगे वहां कांग्रेस हारेगी। और इन्होंने ये भी कहा कि चुनाव तो मैं लड़ रहा हूँ, पब्लिक मेरे साथ है, बाकी लोग तो गुब्बारे बेच रहे हैं बाकी। क्योंकि काम यहाँ पर केवल मैंने किया है, अपनी सहमति जता रही है, बाकी तो गुब्बारे बेचने वाले हैं। अब दोस्तों, राहुल गांधी गुब्बारे बेच रहे हैं या फिर मोदी के गुब्बारे की हवा निकाल रहे हैं, तो 8 अक्टूबर को पता लगेगा। लेकिन जो जानकार हैं, कांग्रेस के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि राहुल की जो स्ट्रैटेजी है लास्ट 72 आवर्स में, आखिरी 72 घंटों में, वो है बीजेपी के जो एरियाज़ हैं, बीजेपी के जो इलाके हैं, उनको हिट करना, वहाँ पर कारपेट बॉम्बिंग करना। मिसाल के तौर पर जीटी रोड, अब ये जीटी रोड क्या है? जीटी रोड बेल्ट ये है जहाँ पर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, ये जो एरिया है जहाँ पर शहरी आबादी है, इमारतें हैं, लोग रहते हैं, बीजेपी का ये एरिया रहा है। और अगर आप 2014 जब मोदी जी शबाब पर थे, उसके आप आंकड़े देखेंगे तो चौंक जाएंगे। कुल मिलाकर 35 सीटें हैं इस बेल्ट में, 23 सीटें, 35 में से 23 सीटें बीजेपी ने जीती थी, कांग्रेस को सिर्फ 6 मिली थी। राहुल गांधी चाहते हैं कि इन 6 सीटों को कम से कम 17-18 सीटों में या 20 सीटों में कन्वर्ट किया जाए। तो एक तो उनका टारगेट ये है कि जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जहां पर बीजेपी की, जिसको बेल्ट कहा जाता है, यहाँ पर वो हमला तेज करें, और आज इसी बेल्ट में वो थे। दूसरा उनका टारगेट है गुड़गांव और फरीदाबाद वाला एरिया। वैसे इसको राजनीति की, हरियाणा की राजनीति की भाषा में अहिरवाल बेल्ट कहते हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद, ये जो गेटवे, 2 बड़े शहर हैं, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल टाउन्स आप कह सकते हैं, और गुड़गांव का तो जवाब ही नहीं है।
वो यहाँ पर भी टारगेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये भी बीजेपी की बेल्ट है, गुड़गांव और फरीदाबाद। तो 3 तारीख को आखिरी दिन हथौड़ा चलेगा राहुल गांधी का इस बेल्ट पे, गुड़गांव हरियाणा। तो कुल मिलाकर उनकी स्ट्रैटेजी है कि अगर कांग्रेस को 55 के ऊपर ले जाना है, 55 सीटें जो एवरेज हर सर्वे में आ रहा है कांग्रेस का, अगर इसको ऊपर ले जाना है 60 के ऊपर, 65 हो सकता है, टारगेट 70 प्लस हो, लेकिन अगर 60 के ऊपर ले जाना है इन सीटों को, तो वो जीटी रोड और गुड़गांव फरीदाबाद, ये जो 2 बेल्ट हैं, वहाँ पर वो हमला तेज़ कर रहे हैं, घर घर कस्बे कस्बे तक हिलाना चाहते हैं वो, कि अगर बीजेपी को यहाँ घेर लिया जाए उसी के इलाके में, तो खेल हो सकता है। या यूं कहें कि फिर अमित शाह से बचा जा सकता है, उनकी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से बचा जा सकता है। अगर कांग्रेस 55 के नीचे रही, बहुमत के बहुत आसपास रही, तो शाह हमला कर सकते हैं। लेकिन बहुमत के बहुत ऊपर चली गई, तेलंगाना की तरह, कर्नाटक की तरह, तो फिर शाह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये राहुल गांधी की स्ट्रैटेजीज पर वो काम कर रहे हैं। और लास्ट 72 आवर्स, इन स्लॉग ओवर्स में राहुल गांधी एक बड़ा स्कोर करना चाहते हैं। अब दोस्तों, एक गुजारिश मैं ज़रूर आपसे करूंगा कि भले ही आप महाराष्ट्र से हों, उत्तर प्रदेश से हों, बिहार से हों, दिल्ली से हों, मध्य प्रदेश से हों, जहाँ से भी आप इस प्रोग्राम को, वीडियो को देख रहे हैं, हरियाणा को इग्नोर मत करिए। हरियाणा एक छोटा राज्य नहीं है, लोकसभा की 10 सीटों वाला राज्य नहीं है। हरियाणा एक छोटा राज्य जरूर है, लेकिन एक कैटलिस्ट है। वो राजनीति को पूरी तरह से बदलने का मादा रखता है, कुव्वत रखता है, और हरियाणा ने बार बार ये करके दिखाया है। और अगर ये 10 साल का मजबूत किला हरियाणा में जो मोदी जी ने खड़ा किया है, अगर इसमें गहरी दरारें दिखती हैं 8 अक्टूबर को, तो दोस्तों यकीन मानिए कि फिर राजनीति बदलने जा रही है। हरियाणा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा स्टेट है, गहरे घाव करता है राजनीति में, ये ध्यान रखिएगा। और इसीलिए आज 3 एक्सपर्ट्स मैंने आज इनवाइट किए हैं आप लोगों के लिए। हेमंत अत्री साहब होंगे, जर्नलिज्म के हरियाणा के किंग, जो बोलते हैं अक्सर वैसे ही होता हुआ दिखता है। अत्री साहब होंगे हमारे साथ। जगदीप सिंधु साहब आज कई दिनों के बाद वो आए हैं, मैंने उनको इनवाइट किया क्योंकि वो लगातार कभी इस शहर में हरियाणा के हैं तो दूसरे शहर में, कनेक्टिविटी हो नहीं पाई उनसे, ज़्यादातर हाईवे नाप रहे थे इलेक्शंस में। वो आज वो भी साथ में होंगे। और मैंने 2 दिन के बाद आज टाइगर को न्योता दिया है, अशोक वानखेड़े को, उनको भी सुनिए, तस्वीर क्लियर होगी। मेरा पहला सवाल जो है वो किंग से ही होगा, हेमंत अत्री से होगा। अत्री साहब, इतने क्रूशल स्टेज पे चुनाव है इस वक्त, मतलब आप सोच लीजिए कि हर रात कयामत की रात है हरियाणा में, हर रात कयामत की रात है, और लाव लश्कर लेके राहुल गांधी निकल गए, यात्रा चल रही है, रथ यात्रा चल रही है, कभी एक कस्बे में तो कभी दूसरे में, कभी एक कंस्टिट्यूएंसी में तो दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में, लगातार। और ये जो यात्रा है ये 72 घंटे तक चलती रहेगी। तो राहुल गांधी तो 72 घंटे यात्रा पे चल रहे हैं, लेकिन जो गुजरात लॉबी है, अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, ना चाणक्य दिख रहे हैं, ना चंद्रगुप्त मौर्य दिख रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? ये जो स्लॉग ओवर चल रहे हैं, हर गेंद, हर बॉल इंपॉर्टेंट है, ना मोदी इज देयर, ना अमित शाह इज देयर। ये हो क्या रहा है सर? गुजरात तो अभी कहाँ है? दीपक जी, विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज, मुझे तो ऐसा लगता है कि जहां तक दिल्ली का सवाल है, मोदी जी और शाह का, मुझे लगता है कि उन्होंने हरियाणा में सरेंडर कर दिया है। क्या? मुझे लगता है हरियाणा में सरेंडर कर दिया, जो प्रदेश के समर्पण हालात, चुनावी हालात, आत्मसमर्पण कर दिया है। ये 10 साल में पहली बार है। 2013 से शुरू करेंगे आप, जब 15 सितंबर को रैली की थी, आपको ध्यान होगा, तब से लेकर के अब भी सितंबर ही खत्म हो रहा है। आज पहला अवसर है जब हरियाणा के अंदर शादी हो रही है और दोनों जने गायब हैं, चाहे वो मोदी हो चाहे शाह हो। हालांकि प्रधानमंत्री का आप ये कह सकते हैं कि 3 रैलियां कर चुके हैं वो, और चौथी उनकी स्लेटेड है वहां पे पलवल के लिए। लेकिन अमित शाह तो आपको पता है जहां भी चुनाव होता है वहां जाकर के बैठ जाते हैं। तो ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह की स्थिति बनी है। और इसका सीधा सीधा कारण मैं ये मानता हूं कि हरियाणा में एक कहावत है कि जब बैंड बजेगा तब पैर उठता है। तो मुझे लगता है बीजेपी का बैंड दूसरे तरीके से बज गया है, और वो समझ चुके हैं कि यहाँ पर कुछ अब हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर लिया। ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। आज जिस तरीके से मोदी शो क्या करना चाहते हैं, उनको लगता है कि अगर वो ज्यादा रैलियां करते हैं और चुनाव में वो हार जाते हैं तो ब्रांड मोदी की बात होगी, मोदी के बारे में बात होगी कि मोदी का जादू नहीं चला। क्या इन सब डर से पांव खींच लिए हैं मिस्टर मोदी ने?
देखिए दीपक जी, यहाँ पर पहले भी जो मोदी जी और ये करते हैं ना, मोदी जी की जो जनसभाएं होती है, जब कोई भी चुनाव, हरियाणा जितनी छोटी स्टेट है उसमें 4-5 से ऊपर की गुंजाइश भी नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। फिर तो वही बात हो जाएगी कि चप्पे चप्पे पे खाक छान रहे हैं। तो इस बार उन्होंने क्या किया कि चूंकि उनको माहौल पता था कि इस तरह की स्थितियां, सारा फीडबैक होता है सरकार के पास, ऐसी बात नहीं, आईबी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, सर्वे है। तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में आज से 15 दिन पहले रैली कर दी। उसके बाद फिर ध्यान होगा आपने, सोनीपत की गोहाना में रैली कर दी, अभी हाल में वहां कर दी, क्या नाम है, हिसार में कर दी। और जिस तरह का रिस्पॉन्स देखा आपने, कोई कुछ भी कहता रहे, टिमिड रिस्पॉन्स था तीनों की तीनों रैलियों का, हरियाणा के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मोदी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। और आपने एक चीज देखिए, इस देश में अगर आपको किसी भी स्टेट का, दीपक जी, पॉलिटिकल टेम्परेचर देखना है ना, तो माफ कीजिएगा, आप बुरा मत मानिएगा, हम टीवी नहीं देखते मुख्य धारा का, लेकिन कोई भी चैनल आप ऑन करेंगे तो हरियाणा की जब बात आएगी तो उसमें मोदी और शाह का फोटो हट चुका है ऑलरेडी, जो बैकग्राउंड में होता है उसमें मोहनलाल बडोली और नायब सिंह सैनी दिख रहे हैं, उनको कोई जानता नहीं। तो वो जो भूमिका है उस कार्यक्रम की, वो पहले से ही बन चुकी है कि एक तरीके से दिल्ली को डिस्टेंस कर दिया गया है, और वो आप लगातार देख रहे होंगे अगर आप फॉलो करते हैं। जी, नहीं, मैं समझ गया। जगदीप सिंह सिंधु साहब, आप तो भाई, अगर मैं लिटरली कहूँ, खाक छान रहे हैं, कभी इस कंस्टिट्यूएंसी में तो कभी यहाँ। आज मैंने आपको फोन किया, कहाँ हैं साहब, हिसार में, फिर फोन किया, आप अंबाला पहुंच गए। मुझे तो लग रहा है जितना नेता मेहनत नहीं कर रहे उतनी मेहनत आप कर रहे हैं। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो, पसीना बहा रहे हो, मुझे ये बताओ कि अगर अमित शाह जो चाणक्य हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो गायब हैं, दूल्हे राजा गायब हैं, मोदी जी, भाई पूरी बारात तो उन्हीं के पीछे चलती है, मोदी जी भी नहीं है आज, खट्टर साहब को आपने अंडरग्राउंड कर दिया है, मिस्टर इंडिया है, तो गायब कर दिया आपने। नायब सिंह सैनी के बारे में आप लोग कह रहे हैं कि साहब ये अपनी कंस्टिट्यूएंसी नहीं जीत सकते, तो वो लाडवा के ही चक्कर काट रहे हैं। तो कोई लाडवा में कुंडली मारे बैठा है, कोई दिल्ली से हिम्मत नहीं कर रहा बगल में हरियाणा आने में, खट्टर साहब अंडरग्राउंड हैं, तो फिर चुनाव साहब कौन संभाल रहा है बीजेपी का? मोहन भागवत संभाल रहे हैं क्या? दीपक जी, ये जो चुनाव की रणनीति है, ये उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन पंचकुला में एक जनसभा करके चाणक्य ने यह ऐलान किया था, अमित शाह ने यह ऐलान किया था कि हरियाणा का चुनाव अब की बार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी होंगे। तो उसी दिन हमें समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में ये जानती है कि उनकी क्या गति होने वाली है, उससे बचने के लिए। और जो ये एक बड़ा मतलब विशाल, कहना क्या चाह रहे हो, बलि का बकरा, मिस्टर सैनी इज बलि का बकरा ऑन October 8, यू वांट टू से दिस? ऑब्वियसली वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो एक बहुत बड़ा एक वो बनाया गया था, विशाल एक कैनवस, और जिसमें एक बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, उस पे ठेस लगने से बचाने के लिए, उस बड़ी इमेज को बचाने के लिए ये रणनीति का हिस्सा है, ताकि कल को अगर जो भी परिणाम हरियाणा में आने हैं, उन परिणामों से उस बड़ी इमेज को कोई ठेस ना लगे, और उस पे ये कहा जा सके कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, उनकी वजह से प्रदेश की ये हालत हुई है। जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है ना, समझ गया, और उनको आगे रख के, नायब सिंह सैनी को आगे रख के केंद्रीय नेतृत्व की उस इमेज को बचाने के लिए ये सारी रणनीति बनाई। मैं वानखेड़े साहब के पास आऊंगा। वानखेड़े साहब आज बहुत मसरूफ थे, कभी कभी लाइट जा रही थी, लेकिन जब टाइगर गरजता है तो लाइट भी आ जाती, तो लगता है लाइट आ गई है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि टाइगर आज आ पाएंगे, लगता है आप गरजे हैं, बिजली विभाग वाले लोग पहुंच गए। वैसे भी नोएडा में योगी जी लगता है आपकी बार बार लाइट कटवा रहे हैं कि टाइगर लाइव ना हो पाए। तो थैंक यू सो मच टाइगर, आप ज्वाइन किया, जनरेटर चला के आप ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आप आऊंगा, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ अत्री साहब से। अत्री साहब, इन्होंने, संधू साहब ने बड़ी बात कह दी, इन्होंने कहा कि साहब अमित शाह पीछे हट गए, मोदी पीछे हट गए, खट्टर पीछे हट गए, तमाम तोपें पीछे हट गई, और नायब सिंह सैनी को आगे रख दिया कि चुनाव का जो हीरो है, जो फेस है, वो नायब सिंह सैनी होगा। मुझे ईमानदारी से बताइए, 30-35 साल हो गए अत्री साहब, आपसे धुआंधार कोई रिपोर्टर हरियाणा में है नहीं, मुझे ईमानदारी से बताइए कि क्या नायब सिंह सैनी को हरियाणा के हर जिले में, हर कस्बे में लोग जानते हैं? से यस और नहीं, प्लीज बताइए। बहुत कष्ट की बात पूछ ली आपने, बुरा मान जाएंगे मुख्यमंत्री जी, बहुत बुरा मान जाएंगे, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स। देखिए दीपक जी, हमें उनके प्रति ना न्याय करना चाहिए।
उनका कैरियर देखिए कितना संघर्ष का कैरियर है। वो स्टेनो थे मनोहर लाल जी के, क्या वो क्या ड्राइवर थे? भी स्टेनो टाइपिस्ट। अरे टाइगर, ये जब क्या बोल रहे हैं? जब व्हाट इज जब सेइंग? हरियाणा ये कह रहे हैं खट्टर साहब के स्टेनो थे। आगे सुनिए, आगे सुनिए। पंचकुला ऑफिस में। भैया मानहानि का मुकदमा ना करा देना अत्री साहब। आप सुनते जाइए, वाकई स्टेनो थे। आपके अरे दर्शकों भैया के लिए कैसी बात कर रहे हैं आप? अत्री जी का झूठ बोलेंगे क्या? अत्री जी को क्या लेना देना है सैनी से, मुझे बताइए। भाई दुश्मनी अत्री थोड़ी साहब बातें है। ऐसी करते, यकीन कैसे करें इन पर? नहीं, दीपक आप जी, नहीं आते यकीन ही करोगे ना। अरे भाई दीपक जी, मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री हटा दूसरा मुख्यमंत्री आया। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई ये अरे जो नया बिना मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा बोलेंगे आदमी ये प्रधान- पुराने मुख्यमंत्री का स्टेनो है। अरे दीपक बिना जी, पढ़ा सुन लिखा, लीजिए। बिना पढ़ा सुन लिखा लीजिए। कोपड़ आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मुख्यमंत्री लीजिए। क्यों नहीं बन सकता कोई? और पढ़ाई दीपक जी, लिखाई नहीं। से क्या मुख्यमंत्री अपने देश जी। में बिना पढ़े लिखे लोग भी अच्छे राजनीतिज्ञ साबित हुए। तो पढ़ाई दीपक लिखाई जी- का छोड़ दीजिए आप। दीपक जी 1.5 मिनट दीजिएगा मुझे। वो मुख्यमंत्री क्यों बने थे, उनका जो कैरियर है 1995 में जब मोदी जी हरियाणा के प्रभारी थे और मनोहर लाल जी संगठन महामंत्री थे। वो बुलेट और दरी वाली बात तो पता ही है आपको, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। जी तो उस समय पर पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय था उसमें जो अपने नायब सिंह सैनी साहब थे वो स्टेनो थे। उसके बाद वो जब जरूरत पड़ती थी तो कई बार जो इनकी गाड़ी थी पार्टी ऑफिस की, वो गाड़ी भी चला देते थे मनोहर लाल जी की। इसलिए वो नायब सिंह के भी वो अपने मनोहर लाल जी के भी नजदीक थे और मोदी जी भी उनको पर्सनली जानते थे। एक गाड़ी चलाते थे, दूसरा, ड्राइवरी करते थे। जी, उनकी गाड़ी चला लेते थे। मल्टीपर्पज आदमी होता है, अच्छी बात है, मल्टी स्किल्ड है। स्टेनो भी थे, मल्टी स्किलिंग थी, निजी सहायक के तौर पे भी काम करते थे। और उसके बाद चूंकि वो उस समय पर बीजेपी के पल्ले कुछ नहीं था और 96 में बंसीलाल की सरकार आ गई थी, तो काफी करीब रहे। 99 में बंसीलाल की सरकार, मनोहर लाल जी ने दाढ़ी बढ़ा ली थी, याद होगा आपको, कि जब तक जी। मनोहर लाल जी ने कहा था कि जब तक बंसीलाल की सरकार नहीं गिरा दूंगा मैं, तब तक दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। ये भी शपथ ली थी, फिर गिरा भी दी थी सरकार। तो तब से ये मनोहर लाल जी के साथ नायब सिंह सैनी सहायक के तौर पे थे और मोदी जी इनको पर्सनली जानते भी थे। पंचकुला ऑफिस में खास तौर पे इकट्ठे रहते थे, पार्टी का छोटा सा दफ्तर था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जब मनोहर लाल जी की विदाई करनी थी तमाम कारणों के चलते, उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो गई थी। आपको ध्यान होगा 12 मार्च को अभी मोदी जी आए थे यहाँ पे गुड़गांव के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए, और उसमें देखी थी आपने कितनी जबरदस्त भीड़ थी। तो मनोहर लाल जी को दिल्ली पहुंचने से पहले उनकी छुट्टी कर दी गई थी ऑफिशियली, केवल नायब सिंह सैनी का नाम बाद में बताया गया था। तो ये स्थिति हुई थी। अब स्थिति क्या है, नायब सिंह सैनी को बिल्कुल सही कहा, ही इज ए स्केपगॉट, और वो उसको झेल रही है जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं। उनको मुख्यमंत्री आप कहते हैं, मैं नहीं कहता। उनके पास तो अपना पीए भी नहीं, अपना चपरासी भी नहीं। मनोहर लाल का सारा स्टाफ कैरी कर रहे हैं कंप्लीटली, उनके पास तो अपना कुछ भी नहीं, अपना चपरासी भी नहीं है। नहीं, सारा का सारा मनोहर लाल जी का सिस्टम कंप्लीटली, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर के सेक्रेटरी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, पूरी टीम मनोहर लाल जी की। दूसरी बात, अब उनको बलि का कब बकरा क्यों बनाया, इसको समझने की जरूरत है। वो मनोहर लाल जी वाज ए कंप्लीट डिजास्टर एंड ए मिजरेबल फेलियर। तो उसके बाद आप क्या करोगे? आपके पास जो ये क्या नाम है पंजाबी कम्युनिटी है, 7 से 8% हरियाणा में आपको जानकारी है। तो फिर क्या करें ऐसे में? बंदा अपना होना चाहिए। हरियाणा आपको पता है दिल्ली के लिए क्या महत्व है उसका। तो उनको एक ओबीसी चेहरा चाहिए था, तो नेचुरल चॉइस नायब सिंह सैनी साहब बन गए कि उनके पास क्या है कि सारे का सारा बीमारी आप उनके मत्थे मत दीजिएगा, वो बेचारे बोलेंगे भी नहीं। भले आदमी है, ही लाइज लो, वेरी लो प्रोफाइल। उनको बहुत सारे, लेकिन एक चीज ईमानदारी से कहिएगा, एक चीज बहुत ईमानदारी से, उसके बाद मैं वानखेड़े जी के पास आ रहा हूँ। क्या नायब सिंह सैनी विनम्र आदमी है, शरीफ आदमी है, भले आदमी है? अगर मनोहर लाल जी से तुलना करेंगे तो 1 लाख दर्जे विनम्र आदमी है। मनोहर लाल जी की तो खोपड़ी में आज भी वही अहंकार है। आपने देखा नहीं 3 दिन पहले क्या किया, सेल्फी। दुनिया तो इंतजार करती है कि मेरे साथ कोई सेल्फी ले, और मनोहर लाल जी ने अपने कार्यकर्ता का हाथ कैसे झिड़का। उसके बाद आपने हिसार में देखा कि इसको उठा के बाहर फेंक दो। अरे भाई, आप चुनावी सभा कर रहे हो, चाहे बड़ी भारी रैली थी, उसमें 60-70 आदमी थे हिसार के अंदर, और उसके अंदर मनोहर लाल जी ने क्या कहा, उस लड़के ने कहा कि साहब हरियाणा में आपकी सरकार बन सकती है, लेकिन हिसार वाला हारेगा। इधर आ, तुझे मैं बताता हूँ, और इसको उठा के बाहर फेंक दो। अपनी सिक्योरिटी को कहा, वो उसको बाहर फेंक दिया कार्यकर्ता को। तो मनोहर लाल जी का दिमाग में जो अहंकार है वो 7वें आसमान पे है। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो गत है, उसके लिए अगर कोई सिंगल हैंडेड जिम्मेवार है तो उसका नाम है माननीय मनोहर लाल जी। ओके, गॉट योर पॉइंट। आपने कहा कि नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर की तुलना में लाख गुना विनम्र हैं, पोलाइट हैं, शरीफ आदमी हैं। टाइगर, मैं एक दूसरा सवाल कर रहा हूं आपसे। सवाल यह है कि
पहला इलेक्शन में देख रहा हूं 2014 के बाद, जहां पर मोदी और शाह इलेक्शन से परहेज कर रहे हैं। कभी मोदी अमेरिका चले जा रहे हैं, कभी मोदी दिल्ली में छोटे छोटे फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वो रैली में जाते हैं। आज इतना क्रूशल दिन है, 3 दिन बचे हैं, 72 घंटे बचे हैं, और आज मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी रैली निकाल रहे हैं, प्रियंका गांधी सड़कों पर हैं, कहीं भूपिंदर हुड्डा मंच पर हैं, कहीं शैलजा मंच पर हैं। जो कमियां हैं कांग्रेस की उसको राहुल गांधी पूरा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो मुकाबला जिनसे हो रहा है बीजेपी से, दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है, और मोदी जी दिल्ली में, अमित शाह दिल्ली में, उसके बाद हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि 2 कदम चल के पहुंच जाएं। उसका कारण क्या है? व्हाट इज दिस सर? उसका कारण है दीपक भाई, जो पहले फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं, पहले दिन से हम सभी लोग कह रहे हैं आपके चैनल पे बार बार, ये चुनाव जनता लड़ रही है, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस के खिलाफ तो ये ताकत से उतरते, जनता के खिलाफ उतरने की इनकी हिम्मत नहीं। मैं आज एक बीजेपी के प्रत्याशी का, मतलब एक बड़े नेता का मैंने भयानक उसकी सभा देखी, जिसके सभा में वो खड़ा था और साथ में 4 लोग और खड़े थे। सामने चेयर पे एक भी आदमी नहीं बैठा था, 2 पुलिस वाले खड़े थे, और हार भी गाड़ी से उतरने वाले 7 वाले आदमी ने उनको पहनाया, और उसके बाद उन्होंने खाली चेयर को नमस्ते करके निकल गए। ये हालत तब होती है जब जनता चुनाव लड़ती है। जनता चुनाव लड़ रही है, बिश्नोई जी की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये बात, हाँ वैष्णव उसी की बात कर रहा हूँ। ये बात जब मैं कर रहा हूँ तो ये बात नरेंद्र मोदी जी को पता है। उनको ये पता है कि गांव से बारात भारी नहीं होती, बारात का बड़ा स्वागत होता है। तो बारातियों को लगता है कि ये गांव वाले हमसे डर गए, फिर बाराती थोड़ी बदतमीजी करने लगते हैं तो गांव वाले पीट पीट के भगा देते हैं। तो मोदी जी जान गए, शाह जान गए कि अब हमारी बारात जो है वो पीटने की स्थिति में आ गई है, तो अपन ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं कि सैनी को स्केपगोट बनाएंगे, अरे आप किसी को भी स्केपगोट बनाओगे। सैनी कौन था? कौन लाया सैनी को? कौन लाया खट्टर को? आप लाए। खट्टर कैसा था ये आपको मालूम था? आपके मित्र थे, मोटरसाइकिल पे घूमते थे। तो खट्टर लाने का पाप आपने किया, तो इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। ओके। खट्टर को नहीं। यदि मैंने दूध में नींबू निचोड़ा और दूध फट गया तो नींबू का दोष नहीं है, नींबू तो दूध को फाड़ेगा ही। दोष मेरा है जो मैंने नींबू निचोड़ा। तो हरियाणा के राजनीति में खट्टर नाम का नींबू किसने निचोड़ा? मोदी ने निचोड़ा। तो मोदी को दूध फाड़ने का इल्जाम जाएगा, आप बच नहीं सकते। हरियाणा का किसान लड़ाकू नहीं है, वो लड़ता है कुदरत से, वो लड़ता है आसमान से, वो लड़ता है बाढ़ से, वो लड़ता है अतिवृष्टि से, लड़ता है अनावृष्टि से, लड़ता है जमीन की कमजोर होने पे, लेकिन अनाज उगा के देता है, इस देश के लोगों को पेट भरता है। आज उस किसान को आपने रास्ते पे यदि उतारा है, किसान का काम लड़ाई करने का नहीं है। आज यदि उस किसान को आपने हाथ में शस्त्र लेके उतारा है लड़ाई में, तो ये आपकी जिम्मेदारी। आपने इस देश के बहुत बड़े, इस देश के अन्नदाता को आपने सामने आने पे, रोड पे मजबूर किया है। ये मोरल डाउन। आज आपने, हरियाणा सबसे ज्यादा खिलाड़ी देता है इस देश को, सबसे ज्यादा देता है। मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में, क्योंकि मैं मराठी हूँ। हरियाणा कैसा को? अरे हरियाणा देता है भाई। मैं मराठी हूं जहां कुश्ती शुरू हुई थी छत्रपति शाहू महाराज के कोल्हापुर से, लेकिन मुझे गर्व है आज हरियाणा के पहलवान वहां जाके महाराष्ट्र केसरी बनते थे। यह हरियाणा ने दिया हुआ इस देश को है। राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हरियाणा के जिन बेटों ने देश की इज्जत, उनकी बेटियों की इज्जत लूट गई, प्रधानमंत्री मौन है। और आज बाबर का उदाहरण दे रहे हैं। कौन है बाबर? बाबर ने कितने महिलाओं की इज्जत लूटी बताइए? मंदिर तोड़े होंगे, इनके बाबरों ने तो महिलाओं की इज्जत लूटी है, हरियाणा की बेटियों की। उसका हिसाब कौन देगा? ये वो क्रोध है जो उमड़ रहा है राहुल के रैली में। जी 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 जी, टाइगर कह रहे हैं कि द मैन रिस्पॉन्सिबल इज नॉट नींबू। नींबू नहीं रिस्पॉन्सिबल है जिसने नींबू को निचोड़ा, यानी मोदी रिस्पॉन्सिबल हैं। जो भी सिचुएशन थी, मोदी लेके आए खट्टर को, मोदी की सहमति से नायब सिंह सैनी बने, जिनको स्टेनो बता रहे हैं अत्री साहब। तो इन लोगों को लाने वाले मोदी,
अपने मित्र को कुर्सी पर बैठाने वाले मोदी हैं। और इस सिचुएशन के लिए, चाहे वो किसान की सिचुएशन हो, काले कानून कौन लेके आया था, पहलवानों के साथ जो है अत्याचार किसने किया, किसने पिटवाया, जिस दिन संसद का उद्घाटन था मोदी जी की पुलिस ने पीटा। तो टाइगर कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आज जो बदतर हालात हैं हरियाणा के, वो मोदी हैं, और मोदी ये चीज समझ रहे हैं, उनको इल्म है, एहसास है, इसलिए मोदी जी हरियाणा नहीं जा रहे, हो सकता है कल जाए। जगदीप सिंह सिद्धू साहब, अगर हालात इतने बुरे हो गए इस पार्टी के, बीजेपी के, जो जिसने 10 साल में 2014 का लोकसभा जीता, विधानसभा जीता, 2019 जीता, 10 में 10 सीटें जीती, उसके बाद फिर सरकार 2019 में विधानसभा में बना ली, इस बार 5-5 से ड्रॉ हो गए, जो 10 साल से हरियाणा पे काबिज है बीजेपी, आज बीजेपी की स्थिति आप कह रहे हैं 15-16 सीटों की। मैं अगर आपसे पूछूं कि कैन यू टेल मी द सीट सर, मिस्टर सिंधु, सीट बताइए, ऐसे काम नहीं चलेगा मुंह जबानी, टेल मी द सीट्स जहां बीजेपी जीत सकती है। हारने वाली लंबी है, इसलिए मैं हारने वाली नहीं पूछ रहा हूं। हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर बताइए। हम बात करें, हम बात करते हैं और हिसार जल्दी में, जल्दी हिसार में बताइएगा, एक- फटाफट। हाँ हाँ हाँ, हिसार में एक सीट है आदमपुर की, जहां बीजेपी की संभावना बनी हुई है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं भिवानी की, तो वहां 3 सीट है जहां बीजेपी की संभावना है सिर्फ। चलिए। और ये वो एरिया है, मतलब महेंद्रगढ़, दादरी और भिवानी के आसपास की जो लोकसभा की सीटें आती, उन 3 जिलों की बात कर रहा हूं। उन 3 जिलों में 3 सीटें हैं। और अगर उन सीटों की बात करें तो उनमें एक सीट है भिवानी शहर की, लेकिन वहां भी अब कॉमरेड ओम प्रकाश का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, घनश्याम सराफ वहां पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी संभावना कम हो जाती है। 2 ही सीट दिखती हैं, जिनमें एक सीट प्रशांत की श्रुति की जल्दी 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 जल्दी, हरियाणा के बाहर के लोगों को बताइए, जिला बताइए और सीट बता दीजिए बस जी। उसके बाद आ जाइए अंबाला में बीजेपी के लिए एक सीट है, अंबाला कैंट की, जहां संभावना बनी हुई है बीजेपी। उसके बाद आ जाते हैं रोहतक में, एक भी सीट नहीं मिलेगी सारे जिले में, ना रोहतक में ना झज्जर में। ओहो। उसके बाद आ जाइए दूसरे जिले में, करनाल में। करनाल जिले में यह कहा जा सकता है कि केवल 2 सीट ऐसी हैं जहां वो उनकी संभावना बनी हुई है। एक लाडवा एक सीट है नीलोखेड़ी की, और दूसरी सीट इनकी है करनाल शहर की। लेकिन वहां भी मुकाबला बन गया है, तो उस सीट पे भी ये कहा जा सकता है कि अभी फरीदाबाद और गुड़गांव जो बीजेपी के गढ़ हैं, बता दीजिए फरीदाबाद गुड़गांव का हाल। फरीदाबाद गुड़गांव में 3 सीटें हैं जहां संभावना हो सकती है। एक बावल की सीट है, एक पटौदी की सीट है, और एक सीट है इनकी बादशाहपुर। हाँ, बादशाहपुर की 3 सीटों पे संभावना वहां है। और अगर हम बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में जो सीट बनती है इनकी तिगांव में, फरीदाबाद सिटी में, तिगांव, बल्लभगढ़ में और बड़खल में। ये 4 सीटें हैं लाइन से, ये 4 सीटें वहां दिखाई देती हैं। टोटल कितनी सीटें हैं 90 में? टोटल 90 में कितनी सीटें हैं ये तो बताइए सिंधु साहब, 90 में कितनी सीटों पे बीजेपी जीत अगर रही है? इनको सभी को गिना जाए तो ये 16-17 सीटें हैं, जिनमें 3 पे संभावना अभी विपक्ष जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी प्रबल होती दिखाई दे रही है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये 15 से नीचे। अरे बाप रे बाप, अभी आप 16-17 बोल रहे थे, फिर आप फिर नीचे ले गए। हाँ, तो 3 मैंने आपको उसमें 3 गिना दी ना। अरे भैया, पहले आपने कहा 16-17 पे बीजेपी जीत रही है, और फिर आप कहने लगे नहीं 3 सीट पे कांग्रेस आगे हो गई है। बनी हुई है जीतने, नहीं दीपक जी, जीतने की कहीं भी बात नहीं है, संभावनाओं की बात कर रहे हैं, जहां संभावना की बन सकती है। सिंधु साहब मैं समझ गया, आप 15 के आसपास आंकड़ा अपना लेकर आ गए हैं, वो तो देखेंगे भाई 8 तारीख को क्या होता है। मुझे लगता है अत्री साहब, अग्नि परीक्षा का समय आ गया है आपकी, और हम चाहेंगे कि आज राहुल गांधी की रैली के बाद, रथ यात्रा के बाद, इससे पहले मोदी जी की जो रैली हुई, फिर राहुल गांधी की जो रैली हुई, और अब क्योंकि मैंने कहा ना 48 घंटे ही बचे हैं प्रचार खत्म होने में, आज की तारीख में अब क्या स्थिति है? सूरज ढलने के बाद, महीना खत्म होने के बाद वो स्थिति क्या है? कांग्रेस कितने पे खड़ी है, बीजेपी कितने पे खड़ी है? यस मिस्टर अत्री। दीपक जी, स्ट्रेट आंसर। अभी तक जो मैं कहता आया था 60 + -2, ये आपको ध्यान होगा पहले दिन से, आज की तारीख में कांग्रेस के जो -2 थे वो हट गए।
और +2 हो गए। 62 सीट्स पे आज कांग्रेस खड़ी है पूरे यकीन और विश्वास के साथ। एक और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो है वो डिप कर रहा है। वो कितना डिप करेगा? बहुत तेजी से डिप कर रहा है। और जब डिप होता है तो ड्रास्टिकली डिप होता है, यू कांट कंट्रोल दैट। देखिए, दो चीजें हैं, प्रकृति का नियम है दीपक जी, हम तो विज्ञान के स्टूडेंट है। राइज भी बड़ा शार्प होता है और डिक्लाइन भी उतना ही शार्प होता है। हरियाणा के अंदर जो आज राहुल गांधी की जनसभा को और जो सारा रोड शो को जो आज रिस्पॉन्स मिला है, कॉर्नर मीटिंग्स के फोटो मैंने भेजे आपको, कुछ आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इतने तो इनकी किसी रैली में नहीं आते, किसी की भी रैली में नहीं आते। वो आप देखिएगा फोटोग्राफ, उसके ऊपर पुल के ऊपर बैठे हुए लोग तमाम बैठे हुए। और दूसरी बात दीपक जी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब ड्रास्टिकली गिरता है ना चुनाव, उसकी कोई इंतहा नहीं होती। समस्या क्या हो गई है, आपने एक दिन सवाल पूछा था कि बीजेपी का कोई मांझी नहीं बचा हरियाणा के अंदर। बीजेपी इज कंप्लीटली क्लूलेस, लीडरलेस, फेसलेस एंड ऑन इट्स ओन। हर कर्मचारी, हर जो उम्मीदवार है वो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। आज की तारीख में जो भाजपा का जो उम्मीद बची है दीपक जी, भाजपा का जो उम्मीद बची है आज, वो जो खेल कर रही है ना, जो मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि सीट 90 है, प्रत्याशी 120 है, उस खेल के जरिए बीजेपी कांग्रेस को डेंट करने की कोशिश कर रही है अलग अलग पॉकेट्स में, जैसे सावित्री जिंदल के थ्रू, जैसे महम के अंदर जो रोहतक में है, जैसे सीटें कितनी आ रही बीजेपी की? मैंने आपको 15 मैक्सिमम बताई थी, आज की तारीख में 15 से नीचे 15। तो एक संशोधन किया है, अत्री साहब ने एक संशोधन किया है, ये 60 माइनस +2 कांग्रेस को दे रहे थे। आज इन्होंने जो टैली अपनी रिवाइज करी है पहली बार 5-6 दिनों में, इन्होंने कहा कि आज मैं कांग्रेस को 62+ पे खड़ा कर रहा हूँ। 62+ सीट्स, यानी 4 सीटें, मतलब 58 से 62 पर ले गए। और दूसरा, बीजेपी को लेकर वो अभी भी तटस्थ थे, 15 सीट पहले कह रहे थे, आज भी 15 कह रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हरियाणा की जो स्टीयरिंग है, किसके हाथ में स्टीयरिंग है पता नहीं है, या नायब सिंह सैनी उस स्टीयरिंग संभाल नहीं पा रहे। अब ये भी बड़ी बदकिस्मती है नायब सिंह सैनी की कि जब वो मनोहर लाल खट्टर की गाड़ी चलाते थे बहुत अच्छा स्टीयरिंग संभालते थे, तो खट्टर की गाड़ी इतनी अच्छी चलाते थे, जब मौका मिला तो हरियाणा की गाड़ी नहीं चला पा रहे, दुर्भाग्य। दीपक जी एक लाइन प्लीज फॉरगिव मी। जो नायब सिंह सैनी ट्रैक्टर चला रहे हैं ना, वो ड्राइवर सीट से नहीं चला रहे, वो कंडक्टर सीट पे बैठ के चला रहे हैं। उनके पास ड्राइवर कौन है? ड्राइवर तो आपको दिल्ली अदृश्य है, दिल्ली है, ड्राइवर अदृश्य है। अमित शाह गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि दरअसल मुख्यमंत्री जरूर हैं लेकिन ड्राइवर स्टीयरिंग उनके हाथ में नहीं, वो कंडक्टर है। एक तरह से डिमोशन हुआ। खड़ाऊ राज है और मनोहर लाल जी के पास असली सत्ता है, असली सत्ता मनोहर लाल। टाइगर, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? क्योंकि आज संशोधन किया अत्री साहब ने, 60 से 62 पर ले गए हैं, 62+, और इनका ये मानना है कि हो सकता है 62 से ऊपर कांग्रेस जाए। डू यू एग्री विद हिम कि कांग्रेस धीरे धीरे और बढ़ेगी? 100%, क्योंकि अब सामने फील्ड खाली है। राहुल गांधी को चॉपर उतारने न देने की गलती आज इनको समझ में आ गई। राहुल हवा में ठीक है, राहुल जमीन पे उतरता है तो कईयों को पानी पिला देता है, और इन्होंने राहुल को जमीन पे उतारा, ये बड़ी गलती की। राहुल जमीन पे उतर आए तो 240 पे आ गए, और यहाँ सिंगल डिजिट पे आ गए तो आश्चर्य नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं राहुल को जमीन पे उतारना गलती है, राहुल की जो आकलन के साथ हूँ। जी। टाइगर मान रहे हैं कि जो अत्री साहब ने कहा 62+ सीट पर आज कांग्रेस है, उस पर सहमति की मोहर लगा रहे हैं। मैं सिंधु साहब आपसे भी पूछ लेता हूं, क्योंकि पूरा हरियाणा आपने छान दिया है पिछले 2-3 महीनों में। क्या आप सहमत हैं मिस्टर अत्री कि आज प्रेडिक्शन जिन्होंने किया, प्रेडिक्शन कह गया, असेसमेंट जो किया, 62+ सीट, आज इन्होंने कांग्रेस की सीटें बढ़ाई हैं? डू यू एग्री विद हिम? दीपक जी, आपके शो में मैंने कहा था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, और तभी मैंने ये बताया था, और बार बार मैं कहता आ रहा हूं कि हो सकता है कि 2005 रिपीट हो जाए। तो इनके जो आंकड़े बताए हुए हैं, जिसमें टाइगर ने हाँ किया है, सहमत हुए हैं, और जो हेमंत जी बता रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे भी आगे कहीं स्टेज चली जाए। इसमें तो बता दीजिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तकल्लुफ क्या है साहब, तकल्लुफ क्या है? ये तो बेतकल्लुफ शो है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए उसमें। नहीं तो कितना 2000 आप, अरे भाई आप कह रहे हैं कि 62 से भी ज्यादा, तो बता तो दीजिए कहां पर जाके गाड़ी रुकेगी। अगर गाड़ी इस तरह ही चलती रही और जिस तरह की सीटों के आकलन है और जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं,
तो मुझे लगता है 70-72 सीटों पे भी जा सकती है कांग्रेस। अरे अब मुझे लगता है प्रोग्राम खत्म करने का समय आ गया है। एक आखिरी जी। लाइन में जोड़ता हूं दीपक भाई इसमें, ये जो हाँ। गाड़ी चल रही है ना कांग्रेस की, ये कांग्रेस नहीं चला रही है, जनता हरियाणा चला रही की है। सारे मतदाता उस कांग्रेस के गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। अब जब जनसैलाब पीछे गाड़ी को धक्का देगा तो ना ब्रेक काम करेंगे, ना स्टीयरिंग काम करेगा। अब तो ये गाड़ी, ये जनता जहां ले जाएगी वहां गाड़ी को जाना है। वही समझ गाड़ी लो। जनता चला रही है, कांग्रेस की जो गाड़ी है उसमें जो धक्का लग रहा है वो जनता का है, जनता बनाम भाजपा हो रहा है। आज दोस्तों वाइंड अप करने से प्रोग्राम से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि अत्री साहब आज अपनी टैली को 60 से 62 पर ले गए हैं और उस पर मोहर लगाई टाइगर ने और सिंधु साहब ने, जो कई दिनों बाद लौटे हैं क्योंकि लगातार ये भ्रमण पे थे, इलेक्शन कवर कर रहे थे। इन्होंने कहा नहीं साहब 62 नहीं, ये 72 भी हो सकता है, ये 70 भी हो सकता है, ये इनका कहना है। मैं फिर एक फाइनल राउंड अप आपसे लूंगा कल, और उसके बाद कोशिश मेरी ये होगी कि 3 तारीख को जब कैंपेन खत्म होता है तो मैं लाइव शो करूं। टाइगर आप आए और अत्री साहब आज फिर आपने कमाल किया जिस तरह से आपने असेसमेंट दिया, और जो मैंने आपने शुरू में बात कही मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, लास्ट लाइन यही है, ये कहना है अत्री साहब का कि गुजरात लॉबी ने हरियाणा में सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया मैं सिंधु साहब का भी कहूंगा कि आप जुड़े, थैंक यू सो मच। नहीं, गुजरात लॉबी ने सरेंडर नहीं किया, हरियाणा गुजरात ने लॉबी करवा को हरियाणा के जनता ने घुटनों पे लाया, जिसे आप सरेंडर कह रहे हैं। चलिए मैं फिर से संशोधन कर लेता हूं क्योंकि जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं उन्हीं की आवाज में बोलता हूं। इनका कहना है कि दीपक जी आपने गलत बोला, सरेंडर नहीं किया है, हरियाणा की जनता गुजरात लॉबी को घुटनों पर ला रही है, मेकिंग देम कम ऑन देयर नीज। थैंक यू सो मच टाइगर, थैंक यू सो मच मिस्टर अत्री, थैंक यू सो मच सिंधु साहब फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच सर।